Very good afternoon to all. Thank you for being here today. Welcome to Tally CA Connect. Our today's expert is CA Rajesh Kumar Khandelwal, who is also a qualified MBA, LLB, and a company secretary. He has more additional degrees, which I'll refrain from mentioning. Rajesh ji has a rich experience in GST, VAT, service tax, income tax, auditing, and corporate finance. He is also empaneled as a faculty for GST training by Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi. He is nominated as a GST expert in the Committee of Engineering Export Promotion Council, a wing of Ministry of Commerce and Industry, Government of India. So thank you, Rajesh sir, for agreeing to take today's session and taking out time for us for Tally Solutions from your very busy schedule. So our today's topic of discussion is on GST compliance in Tally Prime. Rajesh ji will be talking about the latest provisions relevant for this and preparations of GSTR 9 and 9C, and also reports in Tally Prime which will be relevant both for GST and income tax purposes. So, sir, over to you. And as we had said that because आपकी हिंदी में कमांड ऑफ लैंग्वेज इतनी अच्छी है, तो हमने वैसे भी बोला कि हम आज का सेशन हिंदी में रखेंगे. So we can take the session Hindi, English, however you prefer. Yeah. थैंक यू कोमल जी. जहां से मैं स्टार्ट करता हूं मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा. मैंने कंप्यूटर को हाथ लगाने से पहले टैली स्टार्ट किया था. And each time सर ये सुन के हमेशा हम बहुत खुश हो जाते हैं. मैंने जब पहली बार कंप्यूटर को स्टार्ट किया था ना, तो मुझे बोला गया था कि आपको ये वाली कमांड ओपन करनी है, आप टैली चला पाएंगे. और मैंने लाइफ में एक ही चीज सीखी है, अगर आपको टैली सीखना है तो दो कमांड आनी चाहिए, एंटर एंटर एंटर, एस्केप एस्केप एस्केप. अगर आपको ये वाली दो चीजें आती हैं तो मैं मान के चलता हूं कि आपको टैली आता है. और टैली से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं. सबसे ज्यादा बढ़िया मेरे को यूजर फ्रेंडली जो सॉफ्टवेयर है वो टैली ही लगता है. आज का जो सेशन है, कुछ एक छोटे छोटे ऐसे इंपॉर्टेंट एक्शंस हैं, वर्क्स हैं, अगर हम उसमें टैली का कोई भी वर्जन हो सकता है, आज की डेट में तो टैली प्राइम है, अगर हम उसका यूज करेंगे तो हम अपना जो टाइम कंज्यूम होता है, अगर टैली यूज ना करें, ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, और टैली प्राइम को यूज करें तो मुझे लगता है हम टाइम की सेविंग कर सकते हैं. और जो मैं आपको ये कमांड बताऊंगा, ये कमांड कोई स्पेशल कमांड नहीं है, ये आपको पता है. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं टैली प्राइम को यूज करके कैसे GSTR 9 और 9C बनाने में टैली प्राइम की हेल्प लेता हूं, और कैसे मैं अपने टाइम को सेव करता हूं. और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि जो मेरा काम है, मैं बेसिकली आई एम ए चार्ट अकाउंटेंट, तो मेरे ऑफिस में जो मेरा स्टाफ है 99C बनाने का 99.99% काम वही करता है. मेरे पास में जो एक्सेल सीट आती है, डेटा फाइन ट्यूनिंग होने के लिए आता है, उसमें कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो, अगर कोई लीगल कंप्लायंस का इशू है तो बात अलग है. अदरवाइज जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, यदि आप उसको आज ही स्टार्ट कर दें. आज स्टार्ट क्यों कर दें? because these days now we are finalizing our financial statement, we are finalizing our financial statement for our clients. और अगर हमने उसको आज ही कर लिया ना, तो देखिए कितना काम होने वाला है. टैक्स ऑडिट के अंदर भी जो मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा ये आपको हेल्प करेगा. पर्टिकुलरली क्लॉज नंबर 44 के अंदर GSTR 9 बनानी है, GSTR 9C प्रिपेयर करनी है, इसके अंदर भी आपको हेल्प करेगा. एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं. अभी स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में. अभी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होनी है, टैक्स ऑडिट होनी है, तो टर्नओवर का रिकंसिलेशन करना पड़ता है. टर्नओवर का रिकंसिलेशन करते हैं हम कि GSTR 1 के अंदर कितनी टर्नओवर है, GSTR 3B के अंदर कितनी टर्नओवर है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितनी टर्नओवर है, सिर्फ इतना रिकंसिलेशन करते हैं. बट व्हेन वी विल फाइल GSTR 9 and GSTR 9C, then we will find that there is a difference between already reported turnover in the financial statement and now what shall be reported in GSTR 9 and 9C. जब हम 9-9C बना रहे होते हैं, फिर उस वक्त हमें प्रॉब्लम होती है. ये क्या हुआ कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल किए थे तो टर्नओवर ये थी, अब 9 और 9C में ये हो गई है.
मैं आपको आज वो सारी चीज बताने वाला हूं कि आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करके, आपको नहीं करनी, आपके स्टाफ को करनी है, उसको गाइड करना है वो एक्सरसाइज कैसे करनी है, वो करके आप आज ही 9 भी आपकी फाइनल होगी, 9C भी आपकी फाइनल होगी, और कुछ और टेबल्स हैं जो आपकी फाइनल होने वाली है जब आप 30 नवंबर के बाद में GSTR 9 और 9C आप फाइल करेंगे ना, तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है। सबसे पहले तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ में, क्योंकि मुझे टैली सॉफ्टवेयर दिखाना है। मैं एंटायर स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपके साथ में। यस, यस, मुझे लग रहा है शेयर हो रही होगी कोमल जी। बिल्कुल, ये शेयर हो रही है। यस सर, टैली स्क्रीन विजिबल है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं 2 मिनट जो टैली की फीचर्स है ना, उन पे बताना चाहूंगा। देखिए, टैली के अंदर जो मुझे सबसे बेस्ट फीचर लगा, गो टू वाला। प्रॉब्लम क्या होती थी? प्रॉब्लम ये थी, पता ही नहीं चलता था कौन सी रिपोर्ट जनरेट होनी है, कहाँ वो रिपोर्ट है, कौन कौन सी रिपोर्ट है। अब आप जिस तरह से गूगल के अंदर हम कोई एक, हमारे मन में कुछ भी आता है कि भाई हमें कोई रिपोर्ट चाहिए, इसी तरह से गो टू में आप चाहिए, जो आपके मन में वर्ड आ रहा है, नेगेटिव स्टॉक है, पॉजिटिव स्टॉक है, पेरोल है, ह्यूमन रिसोर्स, कोई भी आप जो लिखेंगे ना, उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ रिपोर्ट जरूर मिल जाएगी। और ये जो रिपोर्ट है ना, ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ ध्यान दिलाती है कि टैली और ईआरपी, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस रह नहीं गया है। इसी तरह से आप फीचर देखिए, सिंगल क्लिक पे जितनी भी टैली के अंदर आपने मास्टर डेटा क्रिएट किया है, आपके जो कस्टमर हैं, सप्लायर्स हैं, उनका सिंगल क्लिक पे आप सभी का जीएसटी नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। आप उनका एड्रेस भी वेरीफाई कर सकते हैं, HSN कोड आप वेरीफाई कर सकते हैं। सिंगल क्लिक पे आप GSTR 1 फाइल कर सकते हैं, जेसन जनरेट कर सकते हैं, अब तो अपलोड भी कर सकते हैं। GSTR 3 भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जेसन डाउनलोड कर सकते हैं, बिना जेसन डाउनलोड किए डायरेक्टली टैली प्राइम से आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप फीचर, आपका फेसबुक पे अकाउंट है, उसको आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। आप जब यहाँ पे इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, तो इनवॉइस डायरेक्टली व्हाट्सएप पे चला जाएगा। स्टेटमेंट जो जिसको भी आपको भेजनी है, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आपको क्रिएट करना है, वो भी आपके टैली से डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंच जाएगा। ई इनवॉइस आप जनरेट कर सकते हैं, ई वे बिल आप जनरेट कर सकते हैं, यानी जो जो चीजें चाहिए वो सारी की सारी जनरेट हो सकती हैं। अब तो यहाँ पर यह भी फीचर है जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं, आप एक ही बारी में आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं एक ही पार्टी के 2 फाइनेंशियल ईयर को लेके, 23-24, क्योंकि हमें ये फाइनल करना है, और उससे पहले 22-23 पहले भी है ये फीचर, लेकिन पता होगा तो हम इसको यूज करेंगे। एक और फीचर मैं बताने वाला हूं जिसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमको। आप याद करिए, इनकम टैक्स के अंदर एक प्रोविजन है, अगर किसी पर्सन की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है और उसका जो एग्रीगेट रिसीट है, अगर कैश में जो रिसीट है, एग्रीगेट रिसीट के, टोटल रिसीट के 5% तक है, और जो उसकी टोटल पेमेंट है, उसकी जो कैश में पेमेंट है टोटल पेमेंट के 5% तक है, तो उसको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उसको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मैं कैलकुलेट कैसे करूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि उसकी टोटल पेमेंट कितनी है? मुझे कैसे पता चलेगा उसकी टोटल रिसीट कितनी है? मैं क्या कैश लेजर में जाऊंगा? अब जब मैं कैश लेजर में जाऊंगा, तो हो सकता है वहां पर कुछ ऐसे आइटम हो जो मुझे मिले ही ना, क्योंकि, और पेमेंट में ऐसा हो सकता है कि पेमेंट के अंदर कुछ आइटम ऐसे हो, क्योंकि पेमेंट में जब मैं जाऊंगा कैश में, तो कैश की पेमेंट मिलेगी, लेकिन मेरे को तो टोटल पेमेंट चाहिए। इसी तरह से रिसीप्ट के अंदर अगर मैं जाऊंगा, तो मुझे कैश के अंदर मुझे केवल कैश वाली मिलेगी, लेकिन मेरे को तो टोटल रिसीट चाहिए। मान लीजिए मेरी टोटल रिसीट 9 करोड़ की है, इसमें मेरे सामने कैश की भी रिसीट होनी चाहिए और अदर देन कैश भी होना चाहिए। तो टोटल जो 9 करोड़ रिसीट है ना, इसका मैं निकालूंगा 5%। अगर मेरी कैश की रिसीट 5% से ज्यादा हुई तो ऑडिट मैंडेटरी, तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मैं आपको यहीं से बताऊंगा। देखिए मैं क्या करता हूं चेक करने के लिए, आप भी उसको कर सकते हैं। ये एक मैंने डेटा ओपन किया हुआ है, नाम है गौरव इंडस्ट्रीज। पहले देखते हैं इसकी टर्नओवर कितनी है।
और मैं पीरियड भी 1 मिनट के लिए सिलेक्ट कर लेता हूं, 22-23 कर लेते हैं, वो कोई सा भी हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं इसको लेके। सॉरी 23 मुझे करना चाहिए था, मैंने 24 कर दिया, मैं इसको कर देता हूं 23। मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, टैली ने इतना आसान काम कर दिया है मेरे लिए, मुझे सिंगल क्लिक पे पता लग जाता है। मैंने क्या किया, ये पहले डेटा खोल लिया और इसकी जो टर्नओवर आई है वो 6 करोड़ 37 लाख है। मैंने एक आपको राउंड फिगर में बता दिया, इसका मतलब ये एलिजिबल है, मींस इसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है लेस देन 10 CR है। अब मुझे चेक करना है कि जो टोटल रिसीट पे जब मैं रेशियो अप्लाई करूंगा 5% का पेमेंट, उसका रिसीट का और पेमेंट का, तो मुझे चेक करना है कि मैं कैसे चेक कर पाऊं कि मेरे को इमीडिएट पता चल जाए कि मेरी टोटल पेमेंट आई है 50 करोड़ रुपए की, मतलब रिसीट आई है 50 करोड़ रुपए की, और जो कैश में रिसीट है वो 5% तक है। कैसे पता चलेगा, या तो मैं इंडिविजुअल करूं, कैश लेजर में जाऊं, नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप यहीं पे रहिए। आप पहले जाइए डिस्प्ले में, फिर आप जाइए डे बुक के अंदर। डे बुक में जाने के बाद में आपने क्या करना है, पूरा जो कंप्लीट ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अभी देखिए ये पूरा आपका आ गया फाइनेंशियल ईयर 22-23। अब आपको क्या करना है, आप जाएंगे वाउचर टाइप में, वाउचर टाइप में आप जाएंगे, मैं वाउचर टाइप में चला गया। अब इसने मुझे सारे वाउचर दिखा दिए। अब मैं गया, मेरे को क्या देखना है, मुझे देखना है मेरी टोटल पेमेंट कितनी है, और टोटल पेमेंट में से कैश की पेमेंट कितनी है, अदर देन कैश कितनी है, क्योंकि पहला क्राइटेरिया तो मुझे यही पास करना है, और दूसरा क्राइटेरिया मुझे क्या पास करना है, रिसीट का। मेरी टोटल रिसीट कितनी है, कैश की कितनी रिसीट है, अदर देन कैश की कितनी है। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया सर, मैं गया पेमेंट पे, मैंने क्लिक किया। पेमेंट पे जाने के बाद में इसने मुझे सारी पेमेंट दिखा दी। इसके अंदर कैश की पेमेंट भी हो सकती है और बैंक की पेमेंट भी हो सकती है, लेकिन मुझे तो अलग अलग चाहिए। मतलब पहले तो मेरे सामने आ जाए कि 6 करोड़ 38 लाख की तो टोटल पेमेंट है, इसमें कैश की कितनी है और क्रेडिट की कितनी है, मुझे कुछ नहीं करना। यहाँ पे एक देखिए बटन है चेंज व्यू का, और एक्सट्रैक्ट में करूंगा, एक्सट्रैक्ट पे मैंने क्लिक किया, और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद में अभी आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या आ गया। यहां पे आपके सामने क्या आ गया सर, कि टोटल पेमेंट कितनी है आपकी, 6 करोड़ 38 लाख 70,427 है। और इसका अगर बायफर्केशन देखेंगे तो ये कैश की पेमेंट है, ये क्रेडिट की पेमेंट, सॉरी ये अदर देन कैश है, बैंक के थ्रू है। कितना आसान हो गया सर, सिंगल क्लिक पे मुझे पता चल गया। अब आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे शायद किया भी हुआ है, देखिए यहाँ पे ये टोटल पेमेंट है, मैं यहीं पे अगर कैलकुलेट करता हूँ 638,70,427 मल्टीप्लाई बाय 5%, यानी जो ये 5% निकलेगा, ये निकल गया 31,93,000, और मेरी कैश की पेमेंट कितनी है, 4,96,000 की है। इसका मतलब जो मेरी कैश की पेमेंट है वो अंडर 5% है, तो मैंने पहली कंडीशन पास कर ली, मींस मुझे ऑडिट नहीं कराना। अब ये तो पेमेंट वाली है, अब हम रिसीट वाली देख लेते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे दोबारा से यहीं पे क्लिक करूंगा सिर्फ वाउचर टाइप पे, वाउचर टाइप पे गया और मैंने रिसीट क्लियर किया, रिसीप्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने रिसीप्ट पे क्लियर किया, आप देखिए टोटल रिसीट कितनी आ रही है, 6 करोड़ 47 लाख। आउट ऑफ दिस टोटल कैश रिसीप्ट इज ओनली ₹88,944। सर मैंने कितना टाइम लगाया, ये तो आपको समझाने में मैंने टाइम लगाया हार्डली 1 मिनट का भी काम नहीं है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, ऐसे केसेस हो सकते हैं, मैंने क्या देखा, मेरे पास जो डेटा आता है ऑडिट होने के लिए, वहां पर जो कैश की ट्रांजेक्शन्स है ना, वो कैश अकाउंट में पोस्ट ना कर उसको लेजर के थ्रू रूट किया जाता है, सॉरी लेजर नहीं, जर्नल के थ्रू। तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो मैंने अभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जो मैंने किया वो मैंने आपको शेयर किया। एक बार आप चैट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं, अगर आपको ये कमांड पता थी तो यस कर दीजिए, नहीं पता थी तो आपको निश्चित रूप से इसका फायदा होने वाला है इस कमांड से जो मैंने आपको बताई है। रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको दोबारा से चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, किसी का कहना है रिपीट करें सर, यस। जानवी नो सर, नो सर। अच्छा, जिन्होंने लिखा नो सर मतलब इनको पहले पता ही नहीं थी, नो वाले बहुत ज्यादा हैं। तो ठीक है, इसका मतलब जो मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन बताने वाला हूं ना, मुझे पूरी उम्मीद है
वो भी 90% को नहीं पता होगी। और मैं आपको बात बताऊं, मैं कोमल जी को ये बता रहा था, मैंने बहुत पहले प्रेजेंटेशन दिया था इसी पे, मोर देन 800 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया था उस प्रोग्राम को। इनिशियल डेज की बात है, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल है, और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि तो पर ईयर काम आने वाला है ना। देखिए, कुछ नहीं करना, आप सिंपल उस ईयर को सिलेक्ट करिए जिस ईयर में आपको ये क्राइटेरिया फिट करना है। हमने देख लिया 22 23, ऐसे आप 23 24 हो सकता है, 24 25 हो सकता है, कोई भी ईयर हो सकता है। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में गया, डिस्प्ले में जाने के बाद डे बुक, डे बुक में चला गया, डे बुक में जाने के बाद आपको पहले एंटायर ईयर सेलेक्ट करना है। हो सकता है पहले से हो, लेकिन फिर भी आपको देख लेना है कि एंटायर ईयर आपका सिलेक्ट हो जाए। ये मैंने एंटायर ईयर सेलेक्ट कर लिया। अब जो एंटायर ईयर मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि मेरी कैश की पेमेंट कितनी है और कैश की रिसीट कितनी है। मैं जाऊंगा वाउचर टाइप पे, मैं वाउचर टाइप पे गया, वाउचर टाइप पे जाने के बाद मैंने क्या किया, पहले मैं पेमेंट चेक कर सकता हूं, मैं रिसीट चेक कर सकता हूं। इस बार मैं रिसीट चेक कर लेता हूं कि टोटल जो मेरी रिसीट है बिजनेस से, उसमें कैश की कितनी रिसीट है। मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद में टोटल मेरी रिसीट आ गई 6,47,00,000। इसमें कैश की रिसीट भी है और बैंक की भी है। अब मुझे यह देखना है मेरी टोटल रिसीट में से कैश की कितनी रिसीट है, जो कैश की रिसीट है वो टोटल रिसीट का लेस देन 5% होना चाहिए। और लॉ ये कहता है, इनकम टैक्स एक्ट, रिसीट से मतलब टर्नओवर से नहीं है, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कैश सेल भी हो सकती है, आपने फिक्स सेल किया वो भी हो सकता है, पार्टनर प्रोप्राइटर कंपनी में लोन आया वो भी हो सकता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस की वो भी हो सकता है, कोई अदर इनकम हुई वो भी हो सकता है, इंटरेस्ट आया वो भी हो सकता है, बैंक चार्ज रिटर्न बैक कर दिए वो भी हो सकता है, कोई इंसेंटिव मिला वो भी हो सकता है। मतलब टोटल रिसीट आपको देखनी है। तो मैंने अभी आपके सामने टोटल रिसीट निकाली। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है। मैं चेंज व्यू में जाऊंगा और चेंज व्यू में जाने के बाद में एक्सट्रैक्ट करूंगा मैं कॉलमर की बजाय। ये आपके सामने टोटल आ गया जी, टोटल रिसीट्स 6,47,00,000 और कैश में कितनी है, ओनली 88,000। अब यू कैन सी दैट total receipts is 6,47 crore, out of which only 88,000 is receipt from cash and rest of from the State Bank of India 6,47,00,000। ये तो रिसीट की बात हो गई। अब आप जाएं तो पेमेंट भी देख सकते हैं, वाउचर टाइप पे अगेन आई एंटर्ड इन पेमेंट, ये पेमेंट में गया तो ये आपके सामने देखिए पेमेंट वाली बात आ गई। टोटल पेमेंट 6,38,00,000, आउट ऑफ विच ओनली 4,96,000 थ्रू कैश। और ये पता है सर, अगर हम 6 लाख पे 5% भी लगा दे 30 लाख बनता है, तब भी ये 4 लाख कम ही है। तो मतलब अब हमें ये कंफर्म हो गया कि मुझे ऑडिट नहीं करना इस पार्टी का। ये बड़ी प्रॉब्लम थी और मुझे लग रहा है कि अब ये चीजें आपको पता लग गई। यस, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, एक केस स्टडी से स्टार्ट करता हूं मैं। अभी क्या हुआ था, अभी क्या हुआ कि जीएसटी ऑफिस, जीएसटी ऑफिस से इन दिनों बहुत नोटिस इशू हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि 74 जो सेक्शन है ना, उसकी टाइम लिमिट अभी खत्म हुई है, तो नोटिस इशू हो गए। अब नोटिस इशू हो गए तो एक केस में क्या हुआ, आपको उससे पहले ना मुझे जीएसटीआर 990 का फॉर्मेट दिखाना पड़ेगा, तभी आप लिंक कर पाएंगे। मुझे प्लीज बताना, क्या पीडीएफ के अंदर जीएसटीआर 9C का फॉर्मेट आपको शो हो रहा है क्या? यस नो प्लीज। अच्छा, अभी नहीं हो रहा तो मुझे लग रहा है स्क्रीन दोबारा से मुझे शेयर करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, बस 1 मिनट, मैं इस बार कोशिश करता हूं एंटायर स्क्रीन शेयर करने की, अगर हो जाए तो। अब दिख रहा होगा। यस, सर जीएसटी 9C दिखा रहे हैं। यस। मैं देखिए आपको एक छोटा सा बात बताता हूं, और टैली प्राइम से मेरे को कैसे हेल्प मिली, आप भी देख सकते हैं। मैंने क्या किया, ये जीएसटीआर 9C है। अभी मैं बताऊंगा कि जीएसटीआर 9C किन को फाइल करना है, ये अभी इस पे बात नहीं करना, मैं पहले आपको क्वेश्चन बताऊंगा और टैली ने मेरे को कैसे हेल्प किया। जीएसटीआर 9C है, जीएसटीआर 9C के अंदर एक टेबल है, टेबल नंबर 14। मैं आपको बताऊंगा टेबल नंबर 14 किस लिए।
दिस इज द टेबल नंबर 14 of GSTR 9C. This table says that reconciliation of ITC declared in annual return with ITC availed on expense as per audited financial statement और books of accounts. बड़ा सिंपल है, मतलब कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ITC रिपोर्ट किया गया है उसका बायफर्केशन देना है यहां पर। अब इसमें इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है, दिस टेबल इज नॉट मैंडेटरी since 1718 to 2324. By virtue of notification, government has exempt that taxpayer is not required to fulfill any amount in this report. और उसके लिए मैंने यहां पर एक नोटिफिकेशन का रेफरेंस दिया हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर 38/2023 गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन की वजह से मुझे आईटीसी का बायफर्केशन नहीं देना। अब होता क्या है, अब देखिए मैंने आपके लिए जान के निकाली है जीएसटीआर 9C। यहां पर क्या हुआ, अनरिकंसाइल्ड, मतलब क्योंकि मेरे को फिल नहीं करनी है तो मैंने क्या किया, इसमें कोई भी अमाउंट फिल नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे ऑप्शन दिया था। गवर्नमेंट ने मुझे ऑप्शन दिया, मैंने सब 0 कर दिया, जान के 0 किया कि गवर्नमेंट ने मुझे बोला, मैं क्यों भरूं जब गवर्नमेंट ने मुझे बोला आप नहीं भरनी है। लेकिन इसके अंदर सर एक और है रो, ये 14S। ये क्या है, पहले जीएसटीआर 9 फाइल होती है, उसके बाद जीएसटीआर 9C फाइल होती है। अब जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C इन दोनों का कंपैरिजन होता है। अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है तो जीएसटीआर 9 के अंदर अलग से, जीएसटीआर 9C में अलग से टेबल्स हैं, उन टेबल में डिफरेंस का रीजन बताना पड़ता है। अब जो ये टेबल 14S थी, ये ऑटो पॉपुलेटेड हो रही थी जीएसटीआर 9 से, मैंडेटरी थी, क्योंकि जीएसटीआर 9 फाइल किया, देन दिस अमाउंट विल ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेटेड इन दिस टेबल। आ गया, कोई बात नहीं, 70 lakhs का यहां पे आ गया। अब क्या हुआ, क्योंकि मैंने उस ऑप्शन को ऑप्ट किया नहीं फिल करने को, तो क्या हुआ, ये फॉर्म ऐसा है, इसने ऑटोमेटिकली डिफरेंस क्रिएट कर दिया। इसने कहा ITC इज अनरिकंसाइल्ड बाय ₹70 lakhs। कोई बात नहीं, 70 lakhs आ गया। तो अब उन्होंने कहा यहां पर कि आप रीजन बताइए अनरिकंसाइल्ड क्यों है ये। मैंने कहा मैंने इसलिए अनरिकंसाइल्ड है बिकॉज गवर्नमेंट हैज गिवन ए ऑप्शन टू मी, यू चूज दैट इफ यू वांट टू फिल यू कैन फिल, इफ नो नीड टू फिल। अब मतलब आप नहीं चाहते तो मत भरिए, कोई बात नहीं, मैंने नहीं भरा। अब क्या हुआ, जीएसटी डिपार्टमेंट से फोन आया, किसके पास आया, टैक्स पेयर के पास आया, कि आपका एक डिफरेंस आ रहा है जीएसटीआर 9C में, जीएसटीआर 9C के अंदर डिफरेंस आ रहा है। हमने कहा बताइए कौन सी टेबल में आ रहा है। उन्होंने कहा 14S के 14T में आ रहा है, और वो ये कहते हैं कि ऊपर से अलर्ट नोटिस आया है, आपने 70 lakhs का ITC एक्सेस क्लेम कर लिया है। हमने कहा भाई ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी बताइए अगर है। तो उन्होंने ये पैरा बना के टेबल 14T, 14 ऊपर जो नंबर है टेबल का, ये T है, इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो हमने उनको रिप्लाई दिया कि आप ये देखिए, हमने उसका रीजन बताया हुआ है, व्हाई वी हैव नॉट फिल्ड दिस टेबल, and because government has provided notification to the taxpayer, that's why we have not filled this table, and reason because we have not filled this table, तो इसलिए डिफरेंस आ रहा है। अब उन्होंने क्या कहा, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन आप क्या करिए, मुझे तो जो ये 70 lakhs का डिफरेंस है ना, इसका मुझे आप बायफर्केशन दीजिए। उन्होंने कहा हमने आपकी बात मान ली, कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, आपको एक तरह से वर्बली पूछ रहे हैं कि भाई कोई डिफरेंस है क्या या कोई इशू है क्या, नहीं तो हम आपको नोटिस देंगे। अब सर आप ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे इस टेबल को भरने के लिए मना किया गया है, गवर्नमेंट ने बोला ऑप्शनल है। अब मैं क्या करता हूं सर, 99% केसेस में ज्यादातर टैक्स पेयर क्या करते हैं, परचेजेस के अंदर फिगर डाल देंगे, जो बिल्कुल गलत है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो एनी अदर एक्सपेंसेस में डाल देंगे, ये भी गलत है। अगर आपको ये टेबल फिल करनी है तो पूरी फिल करिए, नहीं करनी तो जो मैंने नोटिफिकेशन दे रखा है, अगर आप मेरे को व्हाट्सएप चैट से लिख के भेजेंगे तो मैं आपको नोटिफिकेशन का रेफरेंस भेज दूंगा, इस मतलब जब भी आप 9C फाइल करें तो क्या लैंग्वेज देनी है। अब मैंने इसके लिए क्या किया वो आपको मैं बताने वाला हूं। उन्होंने मुझसे कहा हमें ये सीट दो, मैंने कहा जी ये सीट बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन टैली ने मेरी क्या हेल्प करी, इसके लिए मैं आपको टैली प्राइम पे लेके चलता हूं।
मैं क्या करता हूं, जब मैं 9 और 9C अभी बना नहीं रहा, आज की डेट में तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, तो मैं क्या काम करता हूं वो अब आपको बताने जा रहा हूं, और इस केस स्टडी में मेरी कैसे हेल्प की टैली प्राइम ने वो बता रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इस वक्त टैली प्राइम की स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको। मैं क्या करता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, अपने स्टाफ को मैंने इंस्ट्रक्ट किया हुआ है। मैंने क्या इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि आप क्या करिए, जितने भी यहां पर, यस, नहीं मैं, हाँ, जितने भी यहां पर पॉसिबल अकाउंटिंग हेड हो सकते हैं एक्सपेंडिचर के, वो सारे आपके सामने स्क्रीन पे हैं। ये क्या है जी, देखिए स्टॉक की डिटेल है, इसके बाद ये परचेजेस की आ गई, फिर कंज्यूमेबल्स की आ गई, ये सारी आ गई। मैंने अपने स्टाफ को क्या इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि मैंने सबसे पहले जो ये टेबल नंबर 14 है ना, जिसको ऑप्शनल किया हुआ है, मुझे पता है कभी ना कभी क्वेश्चन अराइज होगा। एक तो ये टेबल हो गई जो आपके सामने है, और एक टेबल आपको और बताने वाला हूं, एक टेबल मैं आपको और बताने वाला हूं, क्लॉज नंबर 44 टैक्स ऑडिट की, क्योंकि टैक्स ऑडिट भी अभी हमें करनी है। ये आपको जो लोग टैक्स ऑडिट में इन्वॉल्व हैं, और मुझे उम्मीद है एक्सेल सीट ये नजर आ रही होगी, ये जो फॉर्म 3CD है उसका क्लॉज नंबर 44 है। ये क्या कहता है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, उसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई कितनी है, कंपोजिशन स्कीम का कितना है, रजिस्टर्ड से कितना हुआ, टोटल रजिस्टर्ड एंटिटीज को कितना है, और जो एंटिटी रजिस्टर्ड नहीं है उनका कितना है। तो इसके लिए क्या किया हुआ है, इसके लिए क्या किया हुआ है, मैंने मैंने अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्ट किया, वो क्या करते हैं, सर जिसको थोड़ा सा भी टैली चलाना आता हो ना, भले वो ग्रेजुएट हो या नहीं हो, 12th स्टैंडर्ड भी पास हो ना, वो भी ये काम कर लेगा। मैंने कुछ नहीं करना, मैंने उसको क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है, भैया आपको परचेज में जाना है, परचेज में जाके ये पूरा सिलेक्ट कर लिया आपने यहाँ पे, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको कॉलमर कर देना है, और कॉलमर करके आप इसको एक्सेल में सेव कर लीजिए। मैंने क्या किया, जो जितने भी मेरे ये पॉसिबल हेड हो सकते हैं, मैंने इस तरह से, देखिए आपके सामने एक्सपोर्ट कर रहा हूं अभी। और आपको एक चीज और बताऊंगा, इसमें जब इसको ऐसे एक्सेल में एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट करने के बाद अगर एक हम फॉर्मूला छोटा सा लगा देना, तो अगर परचेज को फीड करने में कौन सी वाली मिस्टेक, कि CGST और SGST का क्रेडिट लेना था, IGST का ले लिया, IGST का क्रेडिट लेना था, CORS का ले लिया। मैंने कुछ नहीं किया अभी, देखिए मुश्किल से कुछ सेकंडों में आपके सामने एक्सेल आ गई। मैंने क्या किया था, जब उन GST ऑफिसर ने मुझसे मांगा कि मुझे एक्सपेंस वाइज बायफर्केशन चाहिए, तो सारी एक्सेल सीट मेरे पास रेडी थी, कुछ नहीं करना, सारी एक्सेल सीट मेरे पास रेडी है। जैसे मैंने ये कन्वर्ट किया, ऐसे ही मैंने दूसरा किया, तीसरा किया। अब मान लीजिए जैसे कोई और मैं एक्सपेंस का ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल आप फ्रेट फ्रेट आइए, या कोई भी इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ले लीजिए, अगर इसके अंदर कहीं GST होगा तो क्या होगा, देख लेते हैं अभी। अगर इसके अंदर कोई GST है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कॉलमर करना है, कॉलमर करके फिर एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने क्या किया, यहां पर देखिए कोई भी GST नहीं है, नहीं है। अब मैंने इसको भी ट्रांसफर किया अपनी उसी सीट में। क्यों किया, मैंने कंसोलिडेटेड सीट बनाई, किसके लिए, GSTR 9। अब मैंने कहा, अभी तो मैं आपको टेबल नंबर 14 की बात कर रहा था, GSTR 9C की। अब मैं बात क्या करने लगा, GSTR 9 की बात करने लग गया। यस, मैं GSTR 9 की बात करने लग गया। जब आप टैली से काम करेंगे ना, आप एक स्टेटमेंट के लिए काम करेंगे, किस एक उसके रिटर्न के लिए GSTR 9C के लिए काम करेंगे, लेकिन वही काम तो कहां काम आने वाला है, GSTR 9 के यहां पर भी काम आने वाला है। कैसे, अभी मैंने आपके सामने ये जो एक्सेल सीट बनाई है, अपने स्टाफ को बोलिए वो इसी तरह से सारी की सारी जो एक्सेल सीट है ना, वो कन्वर्ट करके रख देगा। सारी सीट कन्वर्ट हो गई, इसके बाद में कुछ नहीं करना, जो अभी मैंने आपको टेबल नंबर 14 दिखाया था, यही चीज तो है ये। मैंने क्या किया, ये एक्सेल सीट उठाई और उसको दे दी। यहां पे मैंने ऑप्शन ऑप्ट किया, मैं फिल नहीं करूंगा, बिकॉज गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट कर दिया, नहीं भरा। लेकिन उन्होंने मेरे से मांगा, मैंने तुरंत एक्सेल बना के दे दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी एक्सेल बन के भी आ जाएगी। और ये काम मैंने तब कर लिया था जब मैं उसकी, इस फर्म की बैलेंस शीट ऑडिट कर रहा था। अब मैं आता हूं क्लॉज 44 पे। अब देखिए यहां पर जो ये टैक्स ऑडिट का है, ये वाली टेबल, यहां पर भी तो मेरे को पता लग जाएगा। मैं उसको थोड़ा सा और कंप्रिहेंसिव बना सकता हूं, या दो अलग अलग टेबल बना सकता हूं, कोई इशू नहीं। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, मेरे सामने टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। मैं इसके लिए और एक काम कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं करता, मैं टैली में जाऊंगा 1 मिनट के लिए, मैं पूरा का पूरा जो P&L है ना,
मैं जो कर रहा हूं अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्ट करके पूरे के पूरे P&L को एक्सेल में कन्वर्ट कर देता हूं। एक्सेल में कन्वर्ट करने के बाद में देखिए इतनी जजमेंट मेरे को, इतनी ट्रेनिंग मुझे अपने स्टाफ को देनी पड़ेगी। बैंक चार्जेस है, बैंक तो सारे रजिस्टर्ड होते हैं ना, तो उसको ये बताना पड़ेगा आपको। आप एक उसको मास्टर शीट बना के दे देंगे, वो क्या करेगा, इसको एक्सेल में कन्वर्ट करेगा। अब आप ये देखिए जितने भी एक्सपेंसेस है ना, ये ऑटोमेटिकली किसका पार्ट बन जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली बन जाएंगे टोटल एक्सपेंडिचर का पार्ट। यहां पे वो जो मैंने P&L के हेड दिखाए थे, इसमें परचेज भी आएगी, एक्सपेंडिचर भी आएंगे, फिक्स एसेट्स भी आएगी। यहां तो ये कंसोलिडेटेड मांगता है, आप चाहें तो उसको अलग अलग भी बना के रख सकते हैं, ताकि कल को कोई आपसे पूछे कि टेबल नंबर 44 आपने टोटल कैसे निकाला, आप एक अलग एक्सेल बनाए, पेपर पेन ड्राइव पेन, नहीं, कुछ जरूरत नहीं है करने की। आप क्या करेंगे, मैं आपको देखिए कोशिश करता हूं, अगर यहाँ पे अभी हो जाए तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे गया, और एक साथ मेरे पास अगर कहीं ऑलरेडी होगी तो मैं दिखाने की भी कोशिश करूंगा आपको। अब ये थोड़ी देर के अंदर देखिए ये पूरा का पूरा जो P&L है एक्सपोर्ट हो जाएगा एक्सेल के अंदर। मुझे कुछ नहीं करना, जो ये मेरे हेड है ना, कौन से वाले, जो डेबिट साइड जितना भी है, इसको मैं उठा के कहां ले जाने वाला हूं, इसको मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूं। थोड़ी सी आपको फॉर्मेटिंग की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, आप इसको उठाइए, यहां से नीचे तक ले जाइए, आप इसको यहां से यहां तक Ctrl+C, और आप इस टेबल के अंदर जाके यहां पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। आप पेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां तो अमाउंट है, कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से एक और रो इंसर्ट कर देता हूं, और यहाँ पे मैंने Ctrl+V कर दिया। ये देखिए सारा अमाउंट आ गया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है ना कि परचेजेस मेरे किससे है, सब पे GST है, तो रजिस्टर्ड से हो गई। ये मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली रखा है, एग्जेम्प्ट से हो गई। कितना आसान कर दिया काम। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं, एक बार चैट बॉक्स में यस और नो करके बताइए। अब इसमें क्या करना है, एक आपने मास्टर फाइल बना दी, आप अपने स्टाफ को बताइए, आज ही बताइए, अभी टैक्स ऑडिट की जो डेट है वो तो आपकी 30 सितंबर होने वाली है। थैंक यू जी, आपने यस कहा। तो ये देखिए अभी मैं कभी बात कर रहा हूं इनकम टैक्स के ऊपर और कभी बात कर रहा हूं मैं GST के ऊपर। ये बात तो मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूं और यूज भी कर रहा हूं। तो अब अभी मैंने क्या बताया आपको, टेबल नंबर 44 का बता दिया, बहुत आसान है, इसके बाद कुछ नहीं करना, आपने बस थोड़ा सा काम ये करना है, सारे एक्सपेंस आ गए, परचेज आ गए, हेड वाइज आ गए, यही चीज तो मुझे टेबल 44 में करनी है टैक्स ऑडिट में, और यही काम मुझे GSTR 9C की टेबल नंबर 14 में करना है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है, जो बार बार कहते हैं सर हम कैसे टेबल नंबर 14 पे काम करें। सर टेबल नंबर 14 तो कहती है आप ये बताइए टोटल परचेज की वैल्यू कितनी है, अमाउंट ऑफ ITC कितना है, कितना अवेलेबल किया। मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने अभी जो कॉलमनर करके ये एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया था। मैं नीचे जाऊंगा, यहां पे नीचे ये टोटल आ रहा है, मैं कहूंगा जी इतनी तो मेरी बेसिक वैल्यू है, इतना मेरा टैक्स अमाउंट है, दोनों को उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ये वैल्यू आ गई, ये टोटल अमाउंट ITC आ गई, ये मैंने अवेल कर लिया। सबसे आसान काम है और सबसे मुश्किल टेबल है ये। जिस दिन गवर्नमेंट ने ये टेबल मैंडेटरी कर दी ना, बहुत मुश्किल होने वाली है, लेकिन जिस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, यदि आप ऐसा काम करेंगे ना तो आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, हम पहले क्यों नहीं करते थे ये काम। अब देखिए मैंने अभी आपको GSTR 9C में बताया, अब मैं आपको एक चीज और इसमें बताऊंगा GSTR 9 में, और सर मैं फुल प्रूफ काम होगा ये, क्यों होगा, इनकम टैक्स के लिए भी तो कर रहा हूं, GST के लिए भी तो मैं कर रहा हूं, ITC भी मेरा वेरीफाई हो जाएगा यहां से। अभी एक चीज और बताने वाला हूं। अब देखिए अभी मैंने आपको टेबल नंबर 14 दिखाई थी 9C में, अब GSTR 9 में आता हूं। अब GSTR 9 में टेबल नंबर 6 देखिए, मैं GSTR 9 और 9C की डिफरेंट टेबल को डिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि 5-7 साल हो गए हमें फाइल करते करते, तो मैं ये उम्मीद करता हूं जो पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें 9 और 9C की बेसिक नॉलेज है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये टेबल नंबर 6 है, आप सबको पता है जो टेबल नंबर 6 है ना, उसका जो टेबल नंबर 6A है, ये GSTR 9 की है टेबल नंबर 6A। 6A में जो डेटा है ना वो GSTR 3B से ऑटो पॉपुलेटेड होता है। अब क्या हुआ, GSTR 3B के अंदर मैंने डेटा फिल कर दिया, कोई बात नहीं, मैं आज की डेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, मैं किस चीज पे ध्यान देता हूं, मैं इस चीज पे ध्यान देता हूं कि मेरा आउटवर्ड सप्लाई मैच हो जाना चाहिए। मैं इस चीज पे ध्यान नहीं देता,
मैं इस चीज पे ध्यान नहीं देता, मेरा आईटीसी मैच हो जाना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा करता हूं तो इस चीज पे ध्यान देता हूं कि ब्लॉक्ड आईटीसी कौन सा है मेरा। कोई ऐसा तो नहीं है मैंने इनएलिजिबल आईटीसी क्लेम कर लिया हो, लेकिन मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है। कौन सी मुश्किल होती है? मैं आईटीसी को कैसे मैच करूं? 99% कहां से हम वेरीफाई करते हैं? 99% हम वेरीफाई पता है कहां से करते हैं? हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाके यहां से निकालेंगे आउटपुट टैक्स कितना है, आईटीसी कितना है ना। ये क्यों निकालेंगे? ये हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि अभी मैं जीएसटीआर 9 फाइल कर रहा हूं, और जीएसटीआर 9 से मैं देखूंगा कि मेरा आईटीसी कितना है आईजीएसटी का, आईटीसी कितना है सीजीएसटी का, आईजीएसटी कितना है एसजीएसटी का। अब क्या हुआ, अब मैंने आपको पहले 9C बता दिया। अगर मैं 9C नहीं बताता तो हम क्या करने वाले थे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाके यहां से हम निकालते हैं उसको। अब मुझे क्या करना है, मुझे ड्यूटीज एंड टैक्सेस को देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? मैं क्यों दोबारा मेहनत करूं? मैंने तो एक बार मेहनत कर ली ना, सारी एक्सेल सीट बना ली ना मैंने, परचेज की मैंने बना ली, एक्सपेंडिचर का मैंने कॉलमर कर लिया, मुझे पता लग गया किस एक्सपेंस के अंदर कितना आईटीसी है, मुझे यहां देखने की जरूरत है ही नहीं। तो क्या हुआ, जो काम मैंने परचेज के थ्रू किया, जो काम मैंने एक्सपेंस के थ्रू किया, उसी में ही मैंने जीएसटीआर 9 का भी काम कर लिया। मैंने एक काम से दोनों रिटर्न की जो डिफरेंट टेबल थी वो कंप्लीट कर ली। कैसे कंप्लीट कर ली? मैंने जब एक्सेल से कॉलमर करके टोटल आईटीसी निकाल लिया, परचेज का कितना है, एक्सपेंस का कितना है, एक अलग और थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी फिक्स एसेट से रिलेटेड, वो कितना है, तो उसी से उठ के मैं यहां ले आऊंगा। अब यहां पर एक चीज और है, अगर मैं यहां पे जाऊंगा ना, आईजीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा कैपिटल का कितना है, कैपिटल गुड्स का कितना है, कैपिटल गुड्स का कितना है, इनपुट का कितना है, इनपुट सर्विस का कितना है। लेकिन जब मैंने एक्सपेंस वाइज बनाया ना, वहां मुझे इमीडिएट पता लग जाएगा। एग्जांपल से बताता हूं आपको। मैं गया टैली के अंदर, मैंने क्या किया, वहीं पे मैं पी&एल के अंदर जाता हूँ, पी&एल में गया, मान लीजिए कोई हेड मैं देखता हूँ, कोई कोशिश करता हूँ, अगर मेरे सामने हुआ एक प्रिंटिंग स्टेशनरी का है क्या, मान लीजिए रिपेयर मेंटेनेंस ले लेते हैं, ये मैंने ले लिया। अब क्या हुआ, मुझे यहां पर बोला गया है इनपुट का कितना है, कैपिटल गुड्स का कितना है, इनपुट सर्विस का कितना है। ठीक है, कुछ एग्जम्पशन दे रखी है, लेकिन मैं तो फिर भी आपसे ये कहूंगा, आप एग्जम्पशन का बेनिफिट उठाइए, लेकिन अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। कोई बात नहीं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, अभी तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे एक ही एंट्री है, बाई चांस की बात है। अब आपने देखा यहां से क्या आया, रिपेयर मेंटेनेंस में। अब ये सर्विस भी हो सकती है और आपकी क्या हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है और आपकी ये गुड्स भी हो सकती है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा एंट्री से कि ये इनपुट है या इनपुट सर्विस है। मान लीजिए प्रिंटिंग स्टेशनरी है, आपने पेन परचेज किया, इनपुट हो गया, आपने फोटोकॉपी कराई, सर्विस हो गई। ये आपको यहीं से पता चलेगा। और जब आप कॉलमर करेंगे तो आप नरेशन भी ले सकते हैं, और उस नरेशन से आपका स्टाफ पहले ही पता लगा लेगा। आपको क्या करना है, जो काम 2 से 3 घंटे में होना था, मैं 2 से 3 घंटे फिर भी बहुत कम बता रहा हूं। आईटीसी के वेरिफिकेशन के लिए, प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए पूरा एक दिन चाहिए, और ये सारा काम आपको हुआ मिलेगा। आपको तो केवल ऑडिट करनी है, काम आपका स्टाफ करेगा। एक बार आपने इंस्ट्रक्ट दे दिया, इंस्ट्रक्शन अगर आपने उसको दे दी तो अब क्या हुआ, काम मैंने जीएसटीआर 9C से स्टार्ट किया था, टेबल नंबर 14 जो मेरे लिए ऑप्शनल थी, और मेरे पास जीएसटी ऑफिसर का फोन आया और मैं इमीडिएट उसको मेल कर दिया। उन्होंने उम्मीद भी नहीं करी थी, उन्होंने कहा सर आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, आपने मुझे पैसा टू पैसा मैच कर दिया, कोई नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं। ये काम अगर मैंने नहीं किया होता, मैं कहता जी मुझे 2 दिन दे दो, 4 दिन दे दो, इन बिटवीन हो सकता है वो नोटिस इशू कर देते, लेकिन क्योंकि मैं पहले से ही इसको यूज कर रहा हूं तो मुझे बेनिफिट मिला। अब क्या हुआ, मैंने जो एक्सपेंस वाइज आईटीसी निकाला था, मैंने उसको यहां पिट कर दिया, इनपुट में, कैपिटल गुड्स में, इनपुट सर्विस में। अब आप सोचिए ध्यान से जरा, जीएसटी ऑडिट आती है, जीएसटी ऑडिट में वो ये कहते हैं कि आपने जो जीएसटीआर 3B में आईटीसी लिया है ना, आप क्या करिए, आप उसका बाइफरकेशन दीजिए। वैसे तो टैली भी आपको दे देगा भाई, जब जीएसटीआर 3B फाइल आप करेंगे तो वहां पे आईटीसी की डिटेल आएगी, जेसन बनेगी, बिना जेसन बने आजकल तो वैसे ही अपलोड हो जाती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सर उस वक्त डेटा कहां है, किस हालत में है, आज की डेट में वो काम पूरा करिए ना। जब आज की डेट में आपने इतना काम पूरा कर लिया, ये मेरा कैपिटल गुड्स का है, ये मेरा इनपुट का, इनपुट सर्विस का है, सर करने के लिए बचेगा क्या?
आपका 9C का काम पूरा हो गया, टेबल नंबर 14 का काम पूरा हो गया 9C में। नंबर 2, GSTR 9 के अंदर टेबल नंबर 6 का काम हो गया। लेकिन रुकिए, यहीं तक काम नहीं हुआ, आपको एक और नई चीज बताता हूं। आपका एक काम और हो गया। आप क्यों भूल गए सर? टेबल नंबर 12। जैसे ही मैंने आपसे एक्सेल वाला काम कराया था ना कि परचेज पे, एक्सपेंस पे, कैपिटल गुड्स पे कितना ITC था, तो टेबल नंबर 12 भी तो पूरी हो गई आपकी। टेबल नंबर 12 में बताना पड़ता है ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना ITC है। GSTR 9 के अंदर कितना ITC जो था वो ऑटो पॉपुलेटेड हुआ है GSTR 9C में। तो सर कितना काम खत्म हो गया, ये तो बहुत काम खत्म हो गया। 50% काम खत्म हो गया सर। अभी तो मैंने बताना चालू भी नहीं किया है। थोड़ी सी मेहनत जरूर है, आपको एक बार इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जिस तरह से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं इसी तरह से आपको अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ये तो बात हुई ITC से रिलेटेड, और मुझे पूरी उम्मीद है गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। अब अच्छा, इससे एक अलग हटके पॉइंट था, मैं उसको यहीं कवर कर लेता हूं। मुझे डेट ध्यान आ रही है, आई थिंक नवंबर। पहले शायद उसकी डेट अगस्त थी, शायद उसके बाद नवंबर कर दी थी। आपको पता होगा, अगर आपको ध्यान है तो आप प्लीज बताना। रिवर्सल एंड रिक्रेडिट वाली जो स्टेटमेंट है, उसमें ओपनिंग बैलेंस फिल करना था। मुझे ध्यान आ रहा है समवेयर शायद 1 नवंबर, या मतलब जो भी कुछ डेट थी उसकी, अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास उसकी डेट थी। अब आप ध्यान करिए, जो रिक्लेम, रिवर्सल रिक्लेम वाली स्टेटमेंट है, आप एक चीज ध्यान रखना, अभी ऑडिट चल रही है। तो जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करें, तो जो पोर्टल पे इस वाली स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस है और जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लोजिंग बैलेंस है ना, वो दोनों मैच होने चाहिए। 80% केसेस में आपको मैचिंग नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमने गलतियां की हैं जब GSTR 3 भी फाइल किया, हमने गलती की जब हमने रिवर्सल रिक्लेम जो स्टेटमेंट है उसका जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें जब फीडिंग किया, उसमें गलती करी। अब इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना। जो मैंने अभी आपके सामने रिकंसिलेशन बनाया ना, आप क्या करेंगे? ये तो टोटल आपका आ गया परचेजेस, एक्सपेंसेस और फिक्स सेट से रिलेटेड ITC, जो भी पॉसिबल ITC हो सकता है। अब आप देखेंगे कैसा कौन सा ITC है जो मेरी रिक्लेम वाली स्टेटमेंट में पड़ा हुआ है। वो आपको अभी क्लेम नहीं करना, उसकी कंडीशन आपकी पूरी नहीं हुई है। इसका मतलब क्या होगा? जो मैंने ये परचेजेस की डिटेल बनाई थी ना, इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं। एक वो जो आप क्लेम कर सकते थे, एक वो जो क्लेम तो अभी अभी नहीं कर सकते, फ्यूचर में कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे? जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस का अमाउंट था ना, वहां पर जब जो क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा उसके दो पार्ट हो जाएंगे। एक तो वो जो एलिजिबल है, आज भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा जो एलिजिबल तो है लेकिन अभी सर्टेन कंडीशन पूरी नहीं हुई है, जैसे मान लीजिए इनवाइस आ गया, गुड्स नहीं आई, आप फ्यूचर में उसको यूज करेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो मैंने आपको एक्सपेंस वाली बताई है उसमें भी हेल्प करेंगी, आइडेंटिफाई करेंगी कि ये इनवाइस है, ये इनवाइस है, ये इनवाइस है, इसका ITC अभी हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 वाली जो कंडीशन है वो पूरी नहीं हुई है। और उस वाले 5 7 6 जो भी इनवाइस है, जैसे हम करते हैं ना कि भाई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है, कौन कौन से इनवाइस है जिसके अगेंस्ट में मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, इसी तरह से वो कौन कौन से ऐसे इनवाइस है जिनका बैलेंस मुझे रिक्लेम करना है, ये वो भी आपकी हेल्प करेगा। तो ये मैंने अभी आपको ITC से रिलेटेड जो चीजें थी वो बताई। अब मैं आपको इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। ये तो कम इंटरेस्टिंग बात थी। और देखिए, जहां पर स्टाफ से भी गलतियां हो सकती हैं, मुझसे भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं, काम करते हैं, काम करते करते गलती हो जाती है। मैं दोबारा से टैली प्राइम पे जा रहा हूं। अब क्या हुआ? अभी तो मैंने आपसे ITC की बात करी थी, अब मैं बात करता हूं इस साइड की, जो आउटपुट सप्लाई साइड की। अब आप याद करिए, आउटपुट सप्लाई के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हम सबसे पहले फाइल करते हैं, हम सबसे पहले जाते हैं GSTR 9 पे। GSTR 9 में वो क्या कहता है जी? वो ये कहता है कि आप बताइए B2B सप्लाई कितनी है, B2C सप्लाई कितनी है, आपने एडवांस पे कितना टैक्स दिया है, डेबिट क्रेडिट नोट वगैरह कितने हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीजें ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती हैं GSTR 9 के अंदर। GSTR 9 में GSTR 1 से चीजें ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटो पॉपुलेटेड हो गई जी। मैंने अभी आपको
टैली के बारे में नहीं बताया कि आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं। अब आपने क्या किया, आपने कहा जी टेबल नंबर 4 फिल हो गई, जिस सप्लाई पे टैक्स देना वो आ गया, टेबल नंबर 5 आ गई जो सप्लाई एग्जेम्प्ट है, जिस पे टैक्स नहीं देना, कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, GSTR 9 की इन दोनों टेबल को फाइल करने के बाद में एक और टेबल है, टेबल नंबर 10 और 11। आपको याद आया कि भाई मेरी तो कुछ सप्लाई ऐसी थी जो मैंने नेक्स्ट ईयर में रिपोर्ट की, इस साल रह गया मेरा, मैं नहीं रिपोर्ट कर पाया, कोई बात नहीं, वो भी ऑटो पॉपुलेटेड हो सकती हैं टेबल नंबर 10 में, 11 में। आपने कहा अभी भी टैली का कोई यूज नहीं हुआ, बिल्कुल वास्तव में कोई टैली का यूज नहीं हुआ, टैली प्राइम का यूज नहीं है। लेकिन जब आप GSTR 9C में जाएंगे तो वहां पर एक टेबल नंबर 9 है, टेबल नंबर 9, ये टेबल नंबर 9 है। ये टेबल नंबर 9 किस लिए है, ये टेबल नंबर 9 मुझसे कहती है कि रेट वाइज सप्लाई की डिटेल बताइए, आउटवर्ड जो सप्लाई है। यस मिस्टर राकेश रे मोहपात्रा, व्हाट इज योर क्वेश्चन सर, यू हैव रेज द हैंड, और you can ask question at the end. So we'll take the questions later on from the raised hands. So we'll be taking the questions late. Chat में जो questions आए हैं, we'll take them. No issue. मैडम क्वेश्चन तो अभी नहीं है, आप कहाँ Sir, कह if रहे you हैं see क्वेश्चन in है, Q&A एक question है अभी Q&A में, Q&A वाले विभूति मैडम लास्ट में लेंगे, हिम्मत राम का। नहीं Q&A वाले मैडम हाँ लास्ट हाँ में लेंगे, ठीक है सर। ठीक है। तो ओके। अभी क्या है, अब क्या हुआ, अब मेरा टैली प्राइम का काम चालू होता है। जो GSTR 9C की टेबल नंबर 9 है, वहां पे मुझे क्या बोला गया, रेट वाइज लाइबिलिटी आपको रिपोर्ट करनी है, टैक्सेबल वैल्यू के साथ रिपोर्ट करनी है। अब आपको ध्यान आया, मैंने तो इस पे काम ही नहीं किया। अब आप क्या करेंगे, फिर रेट वाइज लाइबिलिटी निकालेंगे। अब रेट वाइज लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे मैंने तो GSTR 9 फाइल की हुआ है, टैली ने ऑटोमेटिकली फाइल कर दिया था, कोई बात नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टर्नओवर है, जो आपकी GSTR 1 में टर्नओवर है, जो GSTR 3B में टर्नओवर है, तीनों में डिफरेंस आ रहा है। और आपको पता चला आप तो 9 फाइल कर चुके मान लीजिए, फिर आपको ध्यान आएगा मुझे तो रेट वाइज लाइबिलिटी निकालनी थी। अब रेट वाइज निकालूं कैसे, कोई चिंता की बात नहीं है, अब टैली प्राइम का काम चालू होता है। देखिए यहां पे गया, मान लीजिए मैं कोई एक रेट उठा लेता हूं, ये ले लेते हैं सेल्स लोकल। सेल्स पे कम मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन यहां पर अगर हमने काम कर लिया तो हमारी जो कुछ पॉसिबल गलतियां हो सकती हैं वो हमें पता लग जाएंगी। लेकिन इसके लिए मैं बताऊंगा, आप ये वाली एक्सरसाइज करने से पहले GSTR 9 फाइल मत करना, आप काम करना GSTR 9C के लिए, 9C की टेबल नंबर 12 के लिए। जब 9C की टेबल नंबर 12 के लिए आप काम करेंगे ना, तो GSTR 9 की जो टेबल नंबर 4 है उसके लिए ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। टेबल नंबर 4 में क्या है, मेरी टर्नओवर कितनी है जिस पे टैक्स देना है। टेबल नंबर 9C की, इसमें क्या है, वो वाली लाइबिलिटी जिसमें मुझे टैक्स देना है, और RCM की लाइबिलिटी। तो मुझे क्या करना है, यहाँ रेट वाइज देना है, तो पहले मैं इसके लिए काम कर लूं। जब मैं इसके लिए काम करूंगा तो मेरे पास में टैली प्राइम है ना, मैं क्या करूंगा, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया मैंने, सेल्स लोकल, इसमें मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद वही मैंने पूरा साल को सिलेक्ट कर लिया, और मैंने क्या किया जी, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया इसको। अब एक्सपोर्ट में सॉरी, यहाँ पर अभी एक्सपोर्ट नहीं करूंगा मैं, यहाँ पर इसको करूंगा कॉलमर करके एक्सपोर्ट। मैंने जैसे ही इसको कॉलमर करके एक्सपोर्ट किया, ये इतने सारे हेड ले लेगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक्सपोर्ट करता हूं, उसमें दो चीजें चेक करेंगे जो मैंने अभी आपको वहां पर नहीं बताई थी परचेज में, कोई बात नहीं, वो यहां पर भी आप, अच्छा ऑलरेडी मुझे लग रहा है कोई मेरी फाइल खुली हुई है, तो मैं क्या करता हूं, एक मिनट, इस फाइल को मैं भी बंद कर देता हूं, और इसको भी मैं एक मिनट के लिए बंद कर देता हूं, और ये यस, अब ये देखिए एक्सेल में कन्वर्ट हो रही है। इस एक्सेल को कन्वर्ट होने से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, एक तो मुझे रेट वाइज कौन कौन सी लाइबिलिटी है, कितनी है, इनवाइस वाइज डिटेल मिल गई। और एक मुझे और गलती पता लग सकती है, कई बार ऐसी गलती हो जाती है कि मैंने क्या किया, मेरी जो आउटवर्ड सप्लाई है वो तो इंट्रास्टेट है, और मैंने
टैक्स उसमें चार्ज कर दिया इंटरस्टेट का, या मेरी आउटवर्ड सप्लाई इंटरस्टेट है और इंट्रास्टेट का मैंने क्या किया, टैक्स चार्ज कर लिया। अभी लगता है थोड़ी सी इसके अंदर नंबर ऑफ रोज ज्यादा है, ठीक है, ये मुझे लग रहा है अब एक्सेल ओपन हो गया है। ये देखिए यहां पर दो चीजें बताऊंगा मैं आप, एक तो आपके सामने रेट वाइज लाइबिलिटी आ गई, इनवॉइस वाइज आ गई, पार्टी वाइज आ गई, बिल नंबर वाइज आ गई। आप जो यहां पर जैसे मैंने अभी आपको टैली में ये दिखाया ना, कितने लेजर है इसमें, यहां पर देखिए 12% सेंट्रल है, पार्टी ने जिस भी नाम से खोला हुआ है, सीजीएसटी एसजीएसटी ना लगा के उन्होंने इस तरह से ओपन कर दिया मास्टर, कोई बात नहीं। ये आपका सेंट्रल सेल हो गई, सेल अकाउंट, ये सारे हो गए। हमें क्या करना है, ये फ्रेट वाले भी आ रहे हैं, ये जो आपके टोटल कुल मिला के 8-9 अकाउंट हैं, इनको आपको ऐसे ही कॉलमर करके आप इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे एक्सेल में आप कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर देखिए मैंने अभी आपको दिखाया था जीएसटी 9 सी, वो क्या कहता है 12% की कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, एक्सेल फाइल से मिल जाएगी, कितना सीजीएसटी है, कितना एसजीएसटी है, कितना आईजीएसटी है, वो यहां से मिल जाएगा। इसके बाद उसने कहा 18% का कितना है, वो सारा वहां से मिल जाएगा। लेकिन एक चीज और है जो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, मैं क्या ध्यान दिलाना चाहता हूं, मैं क्या करता हूं, एक एडिशनल काम करता हूं, आप भी कर सकते हैं। मैं ये चेक करने की कोशिश करता हूं कि जो मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी, ये पर्टिकुलरली जो मैं बता रहा हूं उन लोगों की वजह से बता रहा हूं। कुछ लोग तो क्या करते हैं, टैक्स इसी से कैलकुलेट होता है, इसी से ही पता लग जाता है कि आईजीएसटी क्या है, इसी से पता लग जाता है आईजीएसटी सीजीएसटी का ट्रांजैक्शन क्या है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सारी चीजों को बायपास कर देते हैं, वो तो सिर्फ ये देखते हैं ये मेरी टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्स अमाउंट है। पर्टिकुलरली ये वाली जो मेरी कमांड है उनके लिए बहुत फायदे आने वाली है। और मुझे ये लगता है टैली का ज्यादातर जो यूज है ना, वो वाले लोग करते हैं जो टैली की कमांड को बायपास कर देते हैं। अब इसके लिए देखिए इसमें ना देखते हैं कोई गलती मिलती है। तो मैंने क्या किया, ये मेरी बेसिक वैल्यू है 12% वाली, इस पर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 6%, 37,800, आउटपुट 37,800 सीजीएसटी एसजीएसटी। मैंने क्या किया, मैंने इस पर सॉरी दो फिगर है, एक तो ये वाली है प्लस फ्रेट, अगर कोई फ्रेट है, इन दोनों पे मैंने क्या किया, मैंने टोटल कैलकुलेट किया। आप बिल्कुल ध्यान से समझना, जो मैं बड़े क्योंकि इसमें आपको समझना पड़ेगा, मेरे साथ रहना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बेसिक वैल्यू उठा ली, फ्रेट हो सकती है और कोई चार्जेस हो सकते हैं, उनको मैंने पहले टोटल किया। टोटल करने के बाद में उस पर मैंने रेट अप्लाई किया 6% का। मैं आपको जो मेरा फार्मूला है उसको 2-3 पीसेस में करके बताऊंगा, मैं कंबाइंड भी कर सकता हूं ताकि आपको आराम समझ में आ जाए। मैंने क्या किया, 6% निकाला, ठीक है जी। अब ये 6% मैं लिखना चाहूं तो लिख देता हूं CGST, और इस तरह से क्या कर दूंगा SGST। आप देखना मेरे साथ, अब यही आना चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूं, ये आना चाहिए, इसको मैं इक्वल टू कर दिया, कोई बात नहीं। अब नीचे यहां से लेके यहां तक ये जो भी मेरा पॉसिबल हो सकता है वो अभी देखते हैं कितनी इसमें एंट्री है, ज्यादा तो नहीं होंगी। यहां तक मैं सर चला गया, ठीक है जी। अब मुझे क्या कंपेयर करना है, मैंने क्यों किया, जो टैक्स मैं ऑलरेडी चार्ज कर चुका हूं और जो ये मेरे आर्टिकल ने कैलकुलेट किया है, क्या इसमें कोई डिफरेंस है। इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये पहले से है सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये है, इन दोनों का टोटल करना है और इन दोनों का टोटल करके क्या करना है, जो मैंने कैलकुलेट किया उसमें से माइनस कर देना है। तो डिफरेंस 0 बचना चाहिए, बचना चाहिए ना। अभी देखते हैं क्या डिफरेंस वास्तव में है कि नहीं है। भाई मैंने कैलकुलेट किया और जब टैली में डेटा एंट्री तब कैलकुलेट हुआ। अब क्या हुआ, देखता हूं जी नीचे तक जाके क्या रहता है। मैं यहाँ पे गया और मैंने क्या किया, यहाँ पे अब देखते हैं किसी में 0 है, डिफरेंस है क्या, कुछ है। अब देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया है 7728। अब ये डिफरेंस क्यों आया, ये उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली जो सारी चीजों को बायपास कर देते हैं। अब एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये एक पार्टी है और इसकी सेल है, और जो ये अकाउंट है ना, ये क्या है, सेल्स लोकल है, लोकल का मतलब इंट्रास्टेट है, ये देसी लोग हैं, लोकल यूज कर लिया इन्होंने बजाय इंट्रास्टेट का, कोई बात नहीं, यानी विद इन द हरियाणा है। अब ऐसा क्या हो गया कि इसमें डिफरेंस आ गया। अब आप ध्यान से देख रहे हैं, यहां पर बेसिक वैल्यू इतनी है, इन्होंने क्या किया, सीजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट में टैक्स को क्रेडिट ना करके आईजीएसटी में कर दिया, आईजीएसटी में कर दिया। और जो लोग बायपास करते हैं ना चीजों को, वो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं देखेंगे, वो सीधा एंट्री करने के बाद में ये देखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाइए,
इस महीने का टोटल निकालिए, आईजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी कितनी है, सीजीएसटी की कितनी है, एसजीएसटी की कितनी है, पे कर दीजिए। और जीएसटीआर 3 भी इसका कोई चेक नहीं लगाती, अब तो लगाने लग गई है। जीएसटीआर 1 से डेटा ऑटो पॉपुलेटेड होता है 3B में, लेकिन पहले ऐसी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। अब आप विजुलाइज करिए, मान लीजिए एक हेड ऐसा हुआ, एक लाख रुपए का इनवाइस है, उस पर सी और एस लगना था, आई लगा दिया। एक ऐसा इनवाइस है जिस पर आई लगना था, सी और एस लगा दिया, कंपनसेट हो गया ना, वो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब आप ये वाली कैलकुलेशन करेंगे, ये एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको इमीडिएट पता लग जाएगा पॉसिबल मिस्टेक हो सकती है। अभी टाइम है, 23-24 के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जानिए, आपको कितना काम करना है, स्टाफ को लगाना है। एक दिन में 20 पार्टियों की ऐसी वो एक्सेल आपको बना के दे देगा, कंपेयर करके दे देगा। अब आप इसमें मंथली चेक करना चाहें, पार्टी वाइज चेक करना चाहें, रेट वाइज बनाना चाहें, कैसे भी बना सकते हैं। आप रेट वाइज बनाइए, और रेट वाइज बनाने के बाद में जो मैंने आपको ये दिखाया है, आपका काम कितना आसान हो गया। आप इस टेबल को आराम से फिल कर सकते हैं, और इस टेबल को जब फिल करेंगे आप देखेंगे कि भाई मेरे लिए तो जीएसटीआर 9 की टेबल नंबर 4 भी रेडी हो गई। यहां पर आप B2B सप्लाई कितनी है, B2C कितनी है, सारी आप वहां से उठा के डालिए, आपको कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। और मैं कहता हूं 100% एक्यूरेसी के साथ काम होगा। आपके वर्किंग पेपर भी रेडी है, एक्सेल फाइल भी रेडी है, और आप अगर अपने कस्टमर को इसको भेजेंगे इस एक्सेल फाइल के साथ, तो आप सोचिए वो सोचेगा कितना काम किया है एक्यूरेसी के साथ। और ये काम तो मैं इनिशियल डेज से ही कर रहा हूं, जब से जीएसटी आया था। ये कुछ मैंने आपको कोशिश की यहां पर बताने की कि जीएसटीआर 9 और 9C को बनाने में टैली कैसे हेल्पफुल होता है एक्यूरेसी के साथ में, और जो टेबल ऑप्शनल है वो उन पर भी हम काम करके आज की डेट में उस पर रख सकते हैं यहां। अच्छा, अभी और अगर मैं बात करूं, मैडम ने कुछ अपडेट्स के बारे में भी बोला था, अपडेट भी बताऊंगा। मैं एक दो चीजें और देख लेता हूं, कुछ है क्या, कुछ रह गया है क्या। अच्छा, अब मैं 2-3 अपडेट्स की बात कर लेता हूं जीएसटी के अंदर। जो अपडेट्स हैं बताने के लिए, तो अभी टैली प्राइम में और भी है, क्योंकि अभी जो नई नई फीचर्स हैं अब तो आप इसी से ही अपलोड भी कर सकते हैं, GSTR 3 भी और GSTR 1, वहां पे कोई इशू नहीं है। सिंगल क्लिक पे आप क्या कर सकते हैं, ये एक बेनिफिट जो फीचर मुझे अच्छा लगा, सिंगल क्लिक पे आप सारे जीएसटीएन वेरीफाई कर सकते हैं। आपका जो एड्रेस है वो भी वेरीफाई हो जाता है। एक सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो कि पहले से ही है, जहां जहां मेरे को लग रहा है कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, जीएसटी के अंदर रूल के अंदर दिया हुआ है, आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो सप्लायर्स हैं, उनका केवाईसी आपको करना है। केवाईसी से मतलब यह है कि उनका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, या जैसे मान लीजिए कंपनी है, कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपकी फाइल में होना चाहिए, ताकि कल को अगर ये बात आए कि आपका इनके साथ किया गया ट्रांजैक्शन फेक था, तो आप उस डॉक्यूमेंट से जस्टिफाई कर सके, देखिए ये डॉक्यूमेंट हमारे पास में है, ये पर्सन एग्जिस्ट करता है। और मैंने जहां जहां पर भी मैं प्रोग्राम दे रहा हूं, प्रोग्राम देने की मैं कोशिश करता हूं, सभी को ये जरूर बताता हूं, हम ये ध्यान नहीं रखते। जीएसटी के अंदर क्या है, 5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया, 50 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया, हमारे पास उसका जीएसटी का सर्टिफिकेट ही नहीं होता, हमारे पास उसका कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट नहीं होता जिससे हम कह सकें ये देखिए हमने इसके साथ ट्रांजैक्शन किया। हो सकता है मेल हमारे पास में हो सकता है आप में से रखते भी हो, लेकिन ज्यादातर जो पर्सन है वो ये वाले डॉक्यूमेंट अपने पास में नहीं रखते। अच्छा, एक और चीज है, जीएसटी के अंदर फाइनेंस बिल 2024 एक्ट तो पास हो चुका है, अभी गजट में नोटिफिकेशन आप बाकी है। एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ 128A। ये 128A क्या है मैं बताऊंगा आपको। ऐसे टैक्स पेयर जिनका कोई टैक्स पेबल है किस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, 17-18, 18-19, 19-20, 3 साल के लिए कोई टैक्स पेबल है, और उनको नोटिस आया है सेक्शन 73 का, या फिर नोटिस आया था, नोटिस आने के बाद में ऑर्डर हो चुका है। ऑर्डर होने के बाद में मान लीजिए अगर ऑर्डर हो गया, दो चीजें हो सकती हैं, अपील में गए भी हो सकते हैं, नहीं भी गए हो सकते हैं। अपील में वो मान लीजिए चले गए, अपील में जाने के बाद में अपील अथॉरिटी ने ऑर्डर कर भी दिया होगा, हो सकता है नहीं भी किया हो।
तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में नहीं गए हो। इस केसेस में उन्होंने क्या किया है, ध्यान से सुनना, 17, 18, 18, 19, 19, 20 इन तीनों सालों के लिए जो इंटरेस्ट है और जो पेनल्टी है उसको वेव कर दिया है। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि केवल ये वाली जो एप्लीकेबिलिटी है इंटरेस्ट की और पेनल्टी का वेवर तभी मिलेगा नंबर 1 73 में नोटिस इशू हुआ, नंबर 2 टैक्स पेबल बनता हो। अगर नोटिस केवल और केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए इशू हुआ है तो जब तक गवर्नमेंट क्लैरिफाई नहीं करती, लॉ की लैंग्वेज से ऐसा समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी, भले ही वो 73 का केस, क्योंकि वहां पर क्लियर लिखा हुआ है टैक्स पेबल होना चाहिए, चाहे ₹1 का टैक्स पेबल हो, टैक्स पेबल होना चाहिए। 74 का यदि नोटिस इशू हुआ है तो उसमें अभी कोई रिलीफ नहीं है, और यदि रिफंड हो गया है गलती से तो वहां पर भी इंटरेस्ट और पेनल्टी में कोई रिलीफ नहीं है। अब एक इसमें क्वेश्चन आता है, अभी जो एक्ट है वो तो गजट में नोटिफाई नहीं हुआ है, गजट में पब्लिश नहीं हुआ है। अब क्या करें, आज की डेट में जीएसटी ऑफिसर कहता है मुझे तो ऑर्डर पास करना है, जो आज की डेट में लॉ है वो तो यही है कि ऑर्डर पास किया जाएगा इंटरेस्ट के साथ में और पेनल्टी के साथ में, भले ही 73 का हो। तो मैं पार्टिसिपेंट्स को ये बताना चाहूंगा, आप चाहें तो उसे एक लेटर लिख के दे सकते हैं कि 53rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी एंड इन दिस मीटिंग जीएसटी काउंसिल हैड रिकमेंडेड दैट if there is any tax payable then interest and penalty will be waived for the financial year 17, 18, 18, 19, 19, 20 if notice order has been issued under section 73। आप लिखिए ये। दूसरा आप ये लिख सकते हैं उसके अंदर, because bill has been proposed before the parliament and discussed and it is passed, it is bus yet to be notified। तो नोटिफाई होने तक रुक जाइए, अगर वो रुक सकते हैं तो ठीक है, आप लिख के दे दीजिए, कोई बात नहीं। अगर वो नहीं भी मानते, ऑर्डर कर भी दिया तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको रिलीफ मिलेगा। ऑर्डर कर दिया, नोटिफिकेशन आएगा, सॉरी जैसे ही एक्ट पास होगा, एक्ट में और उसके बाद में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म लेके आएगी जो आपकी डिमांड क्रिएट हो चुकी है, आपको मान लीजिए कोई फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म फाइल करिए, डिमांड आपकी खत्म हो जाने वाली है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिलीफ वाला जो है वो और मैं बताऊंगा आपको। रिलीफ में क्या है, एक है अपने पास में सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। पहले ये बताऊंगा ये सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि आपके पास में क्या था, कोई इनवॉइस या डेबिट नोट था, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, नहीं 23-24 मानिए, ये 23-24 का डेबिट नोट या इनवॉइस था, आपको इसका आईटीसी एज ए रजिस्टर्ड पर्सन 23-24 में ले लेना चाहिए था, आप नहीं ले पाए। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ गया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 24-25, ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अब गवर्नमेंट ने क्या लॉ बनाया हुआ है, 30 नवंबर 2025, इस डेट तक जो वो डेबिट नोट और इनवॉइस है ना 23-24 का, 30 नवंबर 2025 तक आप उसका आईटीसी ले सकते हैं। ये आज की डेट में लॉ है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। लेकिन इनिशियल पीरियड में क्या हुआ था, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, इन 4 सालों में क्या किया गवर्नमेंट कहती है, भाई इनिशियल पीरियड था, बहुत सारी गलती हुई, आईटीसी लेना रह गया, टेक्निकल ग्लिचेस भी था, टैक्स पेयर को लॉ पूरा पता नहीं था, तो गवर्नमेंट ने क्या पेपर दिया, फाइनेंस बिल 2024 के अंदर एक नया सबसेक्शन इंसर्ट किया, सबसेक्शन 5, एक नया सबसेक्शन हमारे सामने आया है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 5। और इसमें क्या बोल दिया इस सबसेक्शन के अंदर, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 इन 4 सालों के लिए जो भी आईटीसी था, अगर ड्यू डेट पर नहीं ले पाए, ड्यू डेट कौन सी, पहले वो सितंबर के महीने की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट थी, मान लीजिए 17-18 था, तो 17-18 का जो आईटीसी लेना था ना, वो 2018-19 का जो सितंबर का मंथ था उसकी जो रिटर्न की ड्यू डेट थी जीएसटीआर 3B की 20 अक्टूबर तक लेना था। अब नहीं ले पाए तो आईटीसी खत्म। गवर्नमेंट ने बोला इनिशियल पीरियड था, टेक्निकल ग्लिचेस थे, टैक्स पेयर को भी नहीं पता था, तो उन्होंने क्या रिलीफ दिया
इन 4 सालों के लिए जो आईटीसी रह गया, यदि वो 30 नवंबर 2021 मींस 2021 तक भी ले लिया गया है तो वो अलाउड है। ये बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि इतने हजारों नोटिस आए हैं जीएसटी में जहां पर क्या हुआ, रिटर्न एक दिन डिले हुई। कुछ केसेस तो मेरे पास में हैं जहां पर करीब करीब 1,50,00,000 रुपए का आईटीसी है, जहां पर रिटर्न 20 अक्टूबर को फाइल ना होकर 21 अक्टूबर को फाइल की गई, और वहां पर क्या हुआ, एक दिन की वजह से उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउड हो गया। कितना? 1,50,00,000। इस पे 1,50,00,000 के करीब इंटरेस्ट है, एक दिन की वजह से। अब क्या हुआ, ये जो नया सबसेक्शन इंसर्ट किया, सबसेक्शन 5, इसमें रिलीफ दे दिया कि पहले 4 सालों के लिए आईटीसी यदि 30 नवंबर 2021 तक क्लेम कर लिया है तो अलाउड है। अब जो मेरा टैक्स पेयर है, जो मेरा असेसिए क्लाइंट है, वो इस कैटेगरी में आता है, यानी उसकी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो आप भी देख लीजिए, अगर आपका कोई टैक्स पेयर है, आपकी अपनी कोई रिटर्न है, उसके अंदर कोई डिमांड है, तो आपको भी रिलीफ मिलने वाला है। यहां पर एक और मैं बताऊंगा, लास्ट है बस ये, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन लूंगा। आपको ध्यान होगा सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 किस लिए था? वो इसलिए था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ड सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन ने ली, तो रजिस्टर्ड पर्सन एज ए परचेजर, एज ए रिसिपिएंट जीएसटी पे करेगा आरसीएम में। जनरली जो टैक्स पे करने का काम होता है ना, वो सप्लायर का होता है, फॉरवर्ड चार्ज में उसको टैक्स पे करना। लेकिन सेक्शन 9(4) में यह बता दिया गया था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन ने सप्लाई ली तो रजिस्टर्ड पर्सन एज ए रिसिपिएंट आरसीएम में टैक्स पे करेगा। ऐसे सेक्शन 9(3) के अंदर कुछ सर्विसेज बताई गई, जैसे मान लीजिए आपकी एडवोकेट की सर्विस, मान लीजिए जीटीए की सर्विस है। एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने जीटीए से सर्विस ली, जीटीए से सर्विस लेने के बाद में, और जो जीटीए था वो अनरजिस्टर्ड था, तो उससे सर्विस ले ली, तो एज ए रिसिपिएंट मान लीजिए मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने जीटीए की सर्विस ली है, तो मुझे आरसीएम में टैक्स पे करना है। अब हुआ क्या, आरसीएम में टैक्स पे होना उस पीरियड में रह गया। ये 17-18 हो सकता है, 18-19 हो सकता है, 19-20 हो सकता है, 20-21 हो सकता है, 21-22 हो सकता है, 22-23 भी हो सकता है, 23-24 भी हो सकता है, कोई भी साल हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा जो रिलीफ ये है, अगर कोई ऐसा आरसीएम वाला टैक्स पे होने से रह गया है, उसको आज की डेट में पे कर सकते हैं और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 3B में क्लेम किया जा सकता है, अगर वो आईटीसी सब्जेक्ट टू सेक्शन 17 नहीं है। मतलब 17 में ब्लॉक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आईटीसी आपको अलाउड हो जाएगा। अगर वो अगर आरसीएम की पेमेंट आप आज करते हैं, आप आज आरसीएम की पेमेंट करिए, आज सेल्फ इनवाइसिंग करिए और जीएसटीआर 3B में उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। बस इशू एक ही चीज का है, इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी इस केस में, और सेल्फ इनवाइसिंग करनी पड़ेगी। सेल्फ इनवाइसिंग के लिए कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। रीजन ये है, अभी तक लॉ में ये नहीं बताया गया था कि सेल्फ इनवाइसिंग कितने पीरियड में करनी है। जब मुझे बताया ही नहीं गया तो मैं कभी भी करूं, जब मुझे बताया नहीं गया तो पेनल्टी किस बात की। अब जो ये फाइनेंस बिल आया है 2024, इसके अंदर बता दिया गया है कि हम रूल में प्रेस्क्राइब करेंगे इनवाइस कब बनाना है। और मेरी जो उम्मीद है, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में जब रूल आएगा उसमें ऐसा लिखा होगा कि जब आपने इनवर्ड सप्लाई ली विद इन 30 डेज आपको एज ए रजिस्टर्ड पर्सन इनवाइस रेज करना है। कोमल जी, बताने के लिए तो बहुत कुछ है और मुझे पढ़ने पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। काफी अभी भी जो ऑडियंस है वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, तो कुछ क्वेश्चन है तो वो ले सकते हैं। या सर डेफिनेटली, बिकॉज काफी लोग रिकॉर्डिंग के लिए भी पूछ रहे हैं एंड आई एम सीइंग कि वो रिकॉर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं। सो लेट अस सी। सो काफी लोगों ने हाथ भी उठाया था, लेकिन उस वक्त मुझे लगा आपके फ्लो नहीं तोड़ना चाहिए। सो यू कैन रेज योर हैंड्स। अनीता मौर्य जी, इफ यू स्टिल हैव अ क्वेरी प्लीज आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एंड सर कुछ Q&A एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि प्लीज Q&A में ही डालिए, सो दैट एक ही जगह से हम सारे क्वेश्चंस देख सकें। I'm disabling the chat for a while. सर Q&A में आप एक बार देख सकते हैं। मैं देख लेता हूँ।
हाँ, मैं मैडम एक बार देख लेता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी अरेंज फॉर ए नोट सॉरी ऑन ए 1-to-1 पर्सनल सेशन विद सर रिगार्डिंग जीएसटी फाइलिंग थ्रू टैली प्राइम। ठीक है जी, ये आपको नंबर मैं दे दूंगा। या दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि सर या तो आप अभी एक बार आप अपना पर्सनल कांटेक्ट डिटेल्स इफ यू प्रेफर यू कैन डिस्प्ले दैट। या बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ओनली वन सेल लेयर इज ओपन फॉर डिफरेंट रेट्स देन हाउ वी कैन फाइंड रेट वाइज सेल्स। कोई इशू नहीं है, इसमें भी आपको मिलेगा ना। जब आप एक ही सेल लेजर खोल देंगे तो उसमें बेसिक सेल को तो आप अलग डालेंगे, आपको डालना पड़ेगा। हाँ, अगर मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया, मान लीजिए आपने टोटल सप्लाई की, आपने मान लीजिए 2 लाख की। अब उसमें मान लीजिए 2 लाख के अंदर ये हो सकता है कि 50,000 तो 5% की है, 1,18,000 की है, और उसके बाद में 50,000 मान लीजिए कोई और रेट हो सकता है। अगर आपने ऐसा किया फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह से सेल्स लेजर कोई खोलता होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बेसिक वैल्यू है वो आपको अलग करनी पड़ेगी। यानी भले ही आप सिंगल वाउचर बनाए, सिंगल इनवाइस तो आपका सिंगल ही बनेगा, एंट्री भी आप सिंगल करिए, लेकिन उसमें आपको करना क्या चाहिए, 50,000 5% के लिए अलग, उसी एंट्री में 1 लाख के लिए अलग, 50,000 के लिए अलग, और इसी तरह से रेट के लिए अलग। जब आप ऐसा कर देंगे ना, जब आप कॉलमर के अंदर जाएंगे तो जो चीज मैं बता रहा था वो आपको मिलेगी वहां। हाउ टू पास 1% मैंडेटरी कैश पेमेंट अंडर रूल 86B। इसमें क्या प्रॉब्लम है सर, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर तो एग्जेम्पशन है। अगर आपका पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स लास्ट 2 ईयर, अच्छा नहीं सॉरी, मुझे लग रहा है ये तो बात दूसरी पूछ रहे हैं, मैं दूसरी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लग रहा है आप ये जो मिस्टर सैन है, आपका क्वेश्चन क्या टैली में एंट्री पास करने से रिलेटेड है क्या? एक बार प्लीज बताएं। Mr. Somnath Sen, I have given you permission to unmute your mic. Please do talk. Sir, आप मूव ऑन कर लीजिए, मीनवाइल वो अपने आप जब क्वेश्चन वैसे करेंगे मैं तो। बता देता हूं, जो क्वेश्चन मुझे समझ में आया उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूं। अच्छा, इफ taxpayer is paying income tax more than rupees 1 lakh for last 2 financial year, last 2 income tax period, then no need to make any payment in cash as suggested under rule 86B 1%। कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक मिनट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली क्या क्वेश्चन बहुत तेजी से आ रहे हैं। सितंबर 30 और 30 नवंबर लास्ट ईयर इनपुट, ये देखिए जी, पहले तो आपका जो लास्ट ईयर का इनपुट है, अब करंट में इसको 30 नवंबर कर दिया है, और पहले ये 30 सितंबर के जो सितंबर का मंथ था उसकी जो रिटर्न की ड्यू डेट थी वहां तक आप उसको ले सकते थे। सर आरसीएम पेड अंडर जीएसटी ऑडिट ऑल्सो अलाउड अंडर 6 year जीएसटी ऑडिट ऑफिसर हैज रेज्ड फॉर शॉर्ट आरसीएम पेड, नाउ कैन वी क्लेम आईटीसी आफ्टर पेमेंट ऑफ आरसीएम? If you have paid your RCM through GSTR 3B, definitely you claim ITC. If you have paid your RCM through DRC 03 or in response to the so-called notice issued by the GST department, then you cannot claim input tax credit of the RCM paid. Sir, is it mandatory to show HSN of inward supply? No, it is not mandatory to show HSN code of inward supply, but in future it may be मैंडेटरी। सर जीएसटी रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, क्या आप बताएंगे? जी मैं बिल्कुल बताने के लिए ही हूँ, कोई बात नहीं। मैं आपको मोबाइल नंबर शेयर कर दूंगा, यू कैन आस्क मी विच वर्जन ऑफ टैली प्राइम आर यू टॉकिंग अबाउट फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न फॉर ए सिंगल क्लिक। अब तो आप एक बात बताइए उदया, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं आप मोबाइल कौन सा परचेज करना पसंद करेंगे? आप कहेंगे एप्पल का। फिर आप क्या कहेंगे? वो नहीं परचेज करेंगे तो कोई बहुत बढ़िया शानदार। तो इसी तरह से कोई बात नहीं, टैली प्राइम है ना, नए नए फीचर्स के साथ है, तो आप कौन सा टैली प्राइम लेंगे? एक ही तो टैली प्राइम है, वर्जन अलग हो सकता है, लेटेस्ट वर्जन आपको मिलेगा जब आप लेंगे इसको, कोई इशू नहीं है। सर कैन वी गेट रिकॉर्डेड सेशन ऑफ दिस लेक्चर? बिल्कुल जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% आपको मिलने वाला है। बाकी टैली वाले जाने, वो आपको जरूर देंगे। नॉन जीएसटी टर्नओवर इज नॉट शोइंग इन जीएसटीआर1 व्हेन टैक्सेबल आइटम आर शोन देयर इन टैक्स इनवाइस कम बिल ऑफ सप्लाई। कोई बात नहीं, अगर आप नॉन जीएसटी टर्नओवर इफ यू आर नॉट सेन इन योर जीएसटीआर1 देन यू कैन रिपोर्ट इट इन जीएसटीआर9 एंड 9C। अच्छा एंट्री
सैन का मैंने वो भी बता दिया, आपने एंट्री का भी बता दिया। एंट्री में कोई इशू नहीं है जी। मैं टैली की क्या एंट्री आपको बताऊंगा। आपने टैक्स की पेमेंट करनी है, तो आप जब अपनी लाइबिलिटी को पे करेंगे, आप क्या करेंगे, बैंक से पेमेंट करते हैं ना, ऐसे ही आपको पेमेंट दिखानी है। लाइबिलिटीज को आप जीएसटी की लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे एंड क्रेडिट दी बैंक अकाउंट। 9C किसको फाइल करनी है? देखिए, जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 CR से अबव है उनके लिए 9C फाइल करनी मैंडेटरी है, और जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 CR है उनको 9 फाइल नहीं करनी, ना 9C फाइल करनी। और जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ टू 5 करोड़ है उनके लिए 9 मैंडेटरी है, 9C मैंडेटरी नहीं है। HSN फॉर आउटपुट सेल फ्रॉम टैली, हाउ टू जनरेट सर? अच्छा, कोई बात नहीं, आप जनरेट कर सकते हैं। आप जब मास्टर डेटा क्रिएट करेंगे उसमें बताएंगे आप आपका सेल्स में HSN कोड कौन से हैं, और जब आप समरी देखेंगे इसकी तो आपको पता लग जाएगा। कोई बात नहीं, आप इसको अलग से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। सर कैन यू शेयर कॉन्टेक्ट नंबर? यस डेफिनेटली, सुनीता सिंह। स्टेट एडजस्टमेंट एंट्री, मैंने देखिए आपको बता दिया, टैली के अंदर एंट्री करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ा आसान है। आप खुद से ट्राई करिए। मैंने बताया ना, आप पेमेंट करनी है आपको। पेमेंट कैसे करते हैं टैक्स की? वैसे ही तो कैश एडजस्टमेंट की 1% की पेमेंट करनी है। कैन वी रिक्लेम रिवर्स्ड ITC इफ यू हैव reversed in table number 4B of GSTR 3B, then definitely you can reclaim it। मुझे लग रहा है जी सभी क्वेश्चंस का आंसर मैंने कर दिया है। और मैं एक बार चैट में अपना मोबाइल नंबर, कहाँ चले गई चैट? यस, 9818585050। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मुझे नहीं लगता। अच्छा, अभी भी कुछ और आए हैं। मैंने सुनीता सिंह जी आपको अपना नंबर दे दिया है, कैनवे रिवर्स ITC, बाकी सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। हाँ, आई थिंक हमने क्वेरीज Q&A की तो हमने ले ली है। आई थिंक वन लास्ट क्वेश्चन जो चैट में जो थी शाहरुख जी की, हाउ टू ऐड जून मंथ सेल बिल एंड GSTR 1 ऑफ जुलाई मंथ यूजिंग टैली प्राइम। अच्छा, क्वेश्चन है हाउ टू ऐड जून मंथ सेल बिल इन GSTR 1 ऑफ जुलाई मंथ बाय यूजिंग टैली प्राइम। देखिए, मेरे सामने अभी ऐसा कोई केस आया नहीं है, तो एक बार आप नंबर दे दीजिए अपना, तो आपको फोन पे अलग से बता दिया जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर आपने जो नंबर भेजा है वो एक्चुअली होस्ट एंड पैनलिस्ट को गया, आप एवरीवन कर लीजिए एक अच्छा, सेकंड। एवरीवन कर देता हूँ। यस यस। हाँ, एक second। अब सबको चला गया है। और मेरा मेल ID तो बहुत आसान है, आप नोट भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, rkcamballb@gmail.com। ये मेरी 50% क्वालिफिकेशन है। तो आई मैडम थिंक सम अप टेकन करें। अप। सर एक बार मैं एक और बार रिक्वेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि काफी लोगों ने इस वक्त हाथ उठाया था, सो वी हैड नॉट टेकन एनी क्वेरी। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है जो आप चाहते हैं कि सर आंसर करें, यू कैन रेज योर हैंड सो दैट वी कैन अनम्यूट योर माइक एंड आप सीधा पूछ सकते हैं सर से। सर Q&A में कुछ आ रहे हैं, एक सेकेंड। वही है मोबाइल नंबर। आई थिंक एक और कुछ आया है। अच्छा, नीड योर नंबर, वाओ। If appeal file late for 30 days and rejected by department, now any further option? We have received notice for more than 30 days. If appeal file late for 30 days and rejected by department, so go into the appellate tribunal and give your reasons. Request for condonation. May be possible that appellate tribunal condone your appeal. If it still your appeal is rejected by the appellate tribunal, then the only option is go to High Court. Definitely, if you tell them about your reasons for the delay filing of appeal, then maybe possible High Court can listen your appeal and take decision accordingly. It is the only option right now. उमेद जी तनवर सर, आपने हाथ उठाया था। Do you still have a question? बाय मिस्टेक। अच्छा, ठीक है सर। प्रेस का एक क्वेश्चन और है, 9/9C अपीयर कब होगी? हो जाएगी, अभी नहीं होगी, क्योंकि अभी क्या होता है कि वो जो 30 नवंबर का है, जब तक रिटर्न फाइल होती है तो अभी टाइम लगेगा उसको आने में। 9/9C पोर्टल पे अभी हो जाएगी, टाइम लगेगा। एनी रिपोर्ट अवेलेबल इन टैली? सर आपको खुद बनानी है, खुद थोड़ी सी तो मेहनत करिए। आप सारा काम टैली कर देगा तो हम क्या करेंगे?
दीपिका का Okay. क्वेश्चन है कोई रिपोर्ट अवेलेबल है? ये सारी वहीं से तो है, निकालनी तो हमें, हमें भी क्या निकालनी है, स्टाफ को बताइए, निकालेगा वो, उसको भी तो सीखना है, आगे बढ़ना है उसको भी। एटी ऑल्सो नॉट मैचिंग, कोई बात नहीं, मैच करेगी ना, जो मैंने बताया तरीका, करेगी मैच। और So कोई I क्वेश्चन? think we have all answered all the queries. And स्टिल 107। हाँ, तो नंबर सर ने शेयर करिए, बहुत सारे जन जो रिकॉर्डिंग के लिए फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि हम हिंदी में बहुत कम करते हैं, सर ने इतने अच्छे से समझाया है एंड विद द फैक्ट्स आल्सो, सो डेफिनेटली दिस वुड बी लाइक अ बाइबल दे कैन ऑलवेज रेफर टू फॉर 9 and 9C डेफिनेटली। तो डेफिनेटली वन मोर टाइम, हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है टैली सीए की, आप जिसमें आप जिसके थ्रू आपने रजिस्टर किया होगा, हम वहां पे भेज सकते हैं जैसे ही हम एडिट करेंगे। एंड ऑल्सो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें टैली सीए कनेक्ट की एक सीरीज बनी हुई है, यू कैन सी इन दैट। एंड द थर्ड ऑप्शन इज वी हैव अ कम्युनिटी पोर्टल CA community.tallysolutions.com, उसमें सारी वेबिनार्स की डिटेल्स हम अपलोड करते हैं डेट वाइज, सो प्लीज यू कैन रेफर दैट। मिस्टर एक चीज और नकुल, बस, हाँ सर, हाँ सर, एक चीज और, मैं 2 चीज और बताना चाहूंगा। हाँ एक सर। मेरा एक मेरा यूट्यूब चैनल है कंसल्ट वॉइस के नाम से, मैंने अभी उसका नाम लिख के भेजा है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो जो टैली के लिए है, ऐसी वीडियो आपको उस पर भी मिलने वाली है, कंसल्ट वॉइस पे, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको मोबाइल नंबर दिया, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं इसका लिंक भी आपको भेज दूंगा। नंबर 3, मैं पूरे इंडिया के अंदर जीएसटी का काम देखता हूँ, चाहे अपील का है, ऑडिट का है, या आपके अपीलेट ट्रिब्यूनल का है, पूरा। अगर आपका कोई भी ऐसा काम हो जो आपके अपील का हो, ट्रिब्यूनल का हो, ऑडिट का हो, सर्च का हो, इंस्पेक्शन का हो, यू कैन रेफर। यस कुमार। परफेक्ट सर। सर एक और जन ने हाथ उठाया था, सो आई जस्ट वांटेड टू एड्रेस मिस्टर नकुल, डू यू स्टिल हैव अ क्वेरी? हाँ, मैं क्वेश्चन डाला है। योर सर वॉइस बोलिए। इज नॉट क्लियर। नकुल जी आप बोल रहे हैं? हाँ, मैंने Q&A में क्वेश्चन ऐड किया। अच्छा, Q&A में क्वेश्चन ऐड किया है। एक क्वेश्चन और आया मैडम आईटीसी पे, तो उसके लिए तो एक अलग सेशन कराना पड़ेगा। अच्छा, okay, sir. Definitely, we will see as and when our calendar permits. For our next CA Connect, which is on 21st, we have a session by CA Vandana, and she'll be taking up smart features of Tally Prime. So, आप please देखिएगा कि आपके पास जो email आएगा या WhatsApp आएगा कि आप उससे जरूर register कीजिएगा। And definitely हम ITC पे भी schedule करेंगे, and especially I'm sure कि they want you only as a speaker. So जैसे ही आपका calendar permit करेगा, and I think with the new 5.0 coming in, so हम definitely आपसे ही session कराएंगे sir. So this is not me saying, 100 more people are saying, so you have to agree. And thank you so much Rajesh ji, as always आपका session हमेशा informative और बहुत ही, I wouldn't say entertaining, but it is so clear, and इतनी जोरदार आवाज से आप बोलते हो तो वो सुन के भी मजा आता है, and मतलब बहुत facts clear आ जाते हैं. So thank you थैंक यू so जी, much once again. Thank you so much. I will now end the थैंक यू जी, session. थैंक यू।